मॉनसून मूवमेंट यानी कि बांग्लादेश में हुए उस आंदोलन का नाम जिसे छात्रों ने लीड किया। यहाँ के लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। हालांकि दुनिया भर में बात चली, भारत की मीडिया ने भी सवाल खड़े किए, भारत के नेताओं ने खड़े किए कि क्या ये सही में छात्रों का आंदोलन है या इसके पीछे दूसरे मुल्क जैसे कि चीन पाकिस्तान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। किसी ना किसी का तो षड्यंत्र होगा ही। खुद छात्र कैसे आंदोलन कर सकते हैं? बीएनपी है, जमात है, सब कुछ है, लेकिन छात्र नहीं हो सकते। बहरहाल यहाँ पर कुछ युवा छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो लोग बखूबी इस आंदोलन का हिस्सा रहे ढाका में और अभी भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं इन प्रोटेस्ट्स के साथ में। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साजिद। साजिद। मैं ढाका यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल आर्ट डिपार्टमेंट में मेरा ऑनर्स कर रहा हूँ 4th ईयर में। साजिद, जब ये पूरा का पूरा आंदोलन शेप अप हो रहा था, आप क्या पहले से ही जुड़े थे या बाद में जुड़े इसके साथ में? इसकी जब बॉइलिंग पॉइंट था एकदम शुरू से ही मुझे इसके बारे में पता था और मैं इसके साथ था। वैसे तो मैं फर्स्ट में इतना एक्टिव नहीं था, बट जब ये पुलिस वायलेंस शुरू हुआ, जब ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट डाउन करने का मूवमेंट ज़रा सा नहीं था। ये एक मूवमेंट था जॉब की राइट्स के बारे में, जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी जॉब सिस्टम की, हमारे युवाओं को एकदम जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इस फ्रीडम फाइटर कोटा की नाम पे। और जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, उनमें जो आदिवासियों है, इंडिजियस पीपल है, उनको जितना कोटा मिलना चाहिए, जितना हो ट्रांस पीपल को जितना कोटा मिलना चाहिए, उसका एकदम भी इंक्लूसिविटी नहीं है। उनको लिटरली एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, 1% और 2%, और पूरा का पूरा कोटा सिस्टम चल जाता है फ्रीडम फाइटर कोटास की नाम पे। और जाहिर सी बात है हसीना की पूरा पतन के पीछे यही 30% फ्रीडम फाइटर कोटा था। बेसिकली इस 30% फ्रीडम फाइटर कोटा से शेख हसीना का एक मकसद था कि इस 30% कोटा से वो आवामी लीग की और छात्रों लीग की जो उनकी लोग हैं, उन लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब में इंक्लूड कर सके। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र है 23। आपके परिवार से कोई फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व था 1971 लिबरेशन वॉर में? हाँ, मेरा एक चाचा था, तो उन्होंने बहुत सी उनकी एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं मेरे साथ। तो लेकिन ये कोटा जो मूवमेंट चला, आपका नाम बताइए, और कोर्ट ने तो उसे स्ट्राइक डाउन भी किया था, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। आज की तारीख में जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कितना भीषण एक प्रॉब्लम हो चुका है बांग्लादेश में? My name is Niloy. I am currently in my 3rd year in Dhaka University in journalism. So the thing, as you asked him if he has someone who took part in freedom fight, my father and grandfather both are freedom fighters. I have the freedom fighter quota, but still from the first day of the protest, I was in the roads because this was against the discrimination against the whole population. आपके परिवार वालों को अजीब नहीं लग रहा था कि उनकी वजह से जो है जो कोटा मिला है, उनका बेटा खुद उसके खिलाफ जाके प्रोटेस्ट कर रहा है? हाँ, पहले के शुरू के in the first days, my हिंदी में अगर बोल सके तो हिंदी में बोले। I think it will be better if I talk in English because my Hindi is a little broken. That makes sense. So yeah, my mom was really pissed off on me at the first times. But 2 days passed, 3 days passed, and I was regular in the movement. And I made my point to her that yeah, I have that quota, that my father and my grandfather were freedom fighters, but I don't want it. I want an equal ground. Just because my father and grandfather took part in the liberation, that doesn't mean I will get a automatic, forward or advance in the job system. Because all of us, the 18 crore population and the whole student population, all of them need job. After the COVID and also after the whole global situation is at a stake now. So the prices of the commodities and everything. Like I am a bachelor, so I live with my friends in a bachelor house. So the home rents and the foods and everything, all the costs are rising up. We are still students. We are doing some part-time job or side job. But when we are going into the job fields, because of the amenities and the facilities that the government jobs give. For that reason, that is like one of the most demanding jobs in our country. Also, our country is still very small and there are lack of industries. As a result, there are 50 to 60 subjects in Dhaka University or other universities. But
all of them don't have a ground where they can, directly apply their graduation or their subject in the job field. So they don't have that. And for that reason, they always try to get in the government job systems where, the amount of candidates who give the exam, every time 1 to 2% actually make it ultimately. ये बातें सुनकर ना आपको लगेगा कि शायद आप भारत की भी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वो दिक्कतें भारत में भी हैं। सरकारी नौकरियों के लिए जहां 1000 पदों की अगर आपकी कोई एप्लीकेशन निकलती है तो उसमें लाखों युवा, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में लाइन लगाए हुए नजर आते हैं। और महंगाई की मार की बात कर रहे हैं, छात्र बता रहे हैं कि कैसे इनका जीना दूभर हो रखा है, हाउस रेंट, स्टडी लोन्स, और नौकरियां नहीं मिलती। पढ़ाई करके निकलते हैं, ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाती हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो नौकरियों की जो मार है, जो एक मुख्य वजह रही इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, आपका नाम बताएं। Tathira Batul. I'm from BUP. यूपी। ताथिरुल, टेल मी कि डू यू हैव फ्रेंड्स जिनके ऊपर हमले हुए या जिनको आप जानती थी, जिनकी जान गई ड्यूरिंग दीज प्रोटेस्ट? I want to talk about a personal experience. On 5th August, I was in the middle of the long march. I walked at least 15 kilometers from New Produce to Shahbag. When I was in the middle of that, I got a call from my mother and other friends that my friend Iman got arrested, and she was in the police station. And when they told me that, they were like, please go home. It's not safe in Shahbag. You need to go back home for your safety, for our family's safety. My father was present with me. At that point, I broke down into tears, and I was like, if I don't go forward right now, my friend will get killed. My friend will get killed, and what will I tell her when she comes back? That I heard about her arrest and I went back home. At that point, when we were on the road on 5th August, we were prepared for the worst. We went there to die. Our phone, our covers had our name, our student institution, our blood group, and just our emergency contact. We were there for our country. We were ready to give up our lives. And today I have Iman present with me, who faced the police brutality. Iman is Present here with me, who was there. At How the old are station. you? I'm 22. Imani, you're the same age? I'm 23. 23. Yeah. ईमान, टेल अस, आपके साथ क्या हुआ था जब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था, और कितने वक्त तक आप वहाँ थी थाने में? तो ये था the very same day that the Prime Minister resigned, former Prime Minister. तो मैं शाहबाग की तरफ मेरे भाई के साथ और मेरे कुछ दोस्तों के साथ जा रही थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तब सुबह रास्ते एकदम खाली थे, तो हम लोग जब शाहबाग थाने के आसपास आए, बिकॉज़ वहाँ पे जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था, आर्मी ने बाकी सब रास्ते ब्लॉक करके रखे थे, तब हम लोग को उस स्टेशन शाहबाग थाने के पुलिस ने, एक ओसी ने अरेस्ट किया पूरे टीम के साथ, और हम लोग को टेररिस्ट बुलाते बुलाते वो अंदर तक लेकर गए। अंदर लेकर मेरे भाई को अकेले वो लोग एक रूम में लेकर, जहाँ पे सिर्फ मेन वर अलाउड एंड फीमेल लोग का सेक्शन डिफरेंट था, लेकिन हम लोग को वहाँ पे बंद करके मेरे भाई को तो बहुत मारा गया। वो लोग अपने हाथों से मारे, बट बिकॉज दे डिडंट वांट कि पुलिस की स्टिक्स की मार के दाग रहे हैं उसके बदन पे, तो वो लोग जब उसे मार रहे थे तब सिर्फ मारे नहीं, जब देखे जो वो चोट नहीं दे सक रहे मेरे भाई को, तब वो बोलना शुरू किए, माँ उसके माने हम लोग की माँ के बारे में बात बोलना शुरू किए, मेरे बारे में। मेरी चीखें आ रही थी दूसरे रूम से, तब मेरे भाई को पता था कि भाई को पीटा जा रहा है उस मुझे वक्त? कोई पता नहीं मेरा भाई कहाँ है, नहीं है। मैं यही सोच रही हूँ अपने दिमाग में, मेरा छोटा भाई को मैं और शायद नहीं देखूंगी। तो हम लोग को जब मारा गया, हम लड़कियों को फीमेल पुलिस ने मारा, एंड द मेल ओसी ही वाज प्रेजेंट देयर। वो वहाँ पे खड़े होके उन लोग को बोले कि लड़की को कहाँ कहाँ मारना है, और हम लोग को वहाँ पे मारा गया। हम लोग को इतना मारा गया, इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स से, जो हम लोग हिल नहीं सक रहे थे और हम लोग उठ नहीं सक रहे थे, और हम लोग को मैंने प्राइवेट जगह में मारने बोला हम लोग को। फिर वो लोग ड्रैग करके, हम लोग की जब चीखें आ रही थी तब द बॉयज़ हु वर बीटन अप, उन लोग को एक पुलिस वैन में स्टफ़ किया गया था, जेल वैन में। तो हम लोग की आवाज़ें आ रही थी, और वो लोग मेरे भाई को बोल रहे थे तुम्हारी बहन की चीखें सुन रहे हो तुम, ऐसे बोल के उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। देन लड़कियों को भी वो लोग ड्रैग कर करके मार के हम लोग को पुलिस जेल वैन के अंदर स्टफ़ किया गया। मेल जेल वैन के अंदर तकरीबन 20 पीपल कैन फिट, और वहाँ पे 40 बॉयज़ वर स्टफ्ड इन, और हम लोग की लड़कियों के वैन में शायद 12 to 13 गर्ल्स कैन फिट, पर हम लोग 16 गर्ल्स वर फिट इनसाइड। हम लोग को लॉक किया गया था। हम लोग के साथ एक एज़मा पेशेंट थी, एंड शी हैड अ एज़मा अटैक एंड शी वाज फेंटिंग। वो बेहोश हो जा रही थी, हम लोग चीख रहे हैं, हम लोग बुला रहे हैं सबको, लेकिन कोई हम लोग के पास नहीं आ रहा है।
लड़कों को फिर डीबी ऑफिस में ट्रांसफ़र किया गया. वहाँ पे डीबी ऑफिस में दे वर पुट इन, उन लोग को मैंने गिरफ्तार कर लिया. वो लोग दे मेड देम वेयर हैंडकफ्स, उन लोग को सेल्स में बंद कर दिया. बट दे वर स्टिल बेटर देयर देन थाने के अंदर हम लोग को जस्ट वैन्स के अंदर स्टफ़ करके जस्ट सफोकेट किया जा रहा था. तब आई थिंक आई वॉज देयर फॉर 3 hours एंड देन अराउंड 3 PM तब तो मैंने हसीना हैड रिजाइंड. वो अपना आपकी ब्रूजेस हील हुई हैं, आप सो पा रही हैं. हाउ ट्रॉमेटाइज्ड आर यू राइट नाउ? आई वॉज़ वेरी ट्रामेटाइज्ड. फॉर मी मुझे ज़्यादा अफेक्ट किया द फैक्ट कि मैं अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी. शायद वो अगर वहाँ पे नहीं रहता, मैं अगर उसे लेकर नहीं जाती शायद उसके साथ ये ना होता. तो आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, आप उस वक्त अपनी भाई की सोच रही थी? हाँ, और हम लोग दोनों जब व्हेन वी मेट, तो तब हम लोग ने जब बातें की, हम लोग ज़्यादा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बोले थे. लेकिन एक कॉमन चीज़ था कि मेरा भाई अपने रूम में वहाँ पे जब उसको मारा जा रहा था, वो बोल रहा था मेरी बहन को कुछ मत करो, मुझे मार डालो. और मैं वहाँ पे पुलिस को बोल रही थी कि मुझे मार डालो, मेरे भाई को कुछ मत करो. इस उम्र में आई एम सॉरी इस एज में देखिए इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी. जाहिर सी बात है, इतने गहरे चोटों की बात कर रहे हैं तो ये सारे जो हैं भावुक भी हो रहे हैं. हिम्मत कहाँ से आ रही थी? जो कह रहे थे ना कि भाई मैं नहीं आगे मार्च की तो मेरी दोस्त को मार देंगे. Where were you getting this courage from? I was just telling everyone that now we need to go even faster. That now need to go even faster because I need to save my friend. My friend got arrested. I was on the roads for strangers, for the people of our country. I was there for other people because other people got killed. And then my mother called me and she was like, my friend got arrested. And I was like, did you really think that if you tell me my friend got arrested, I would go back home for my own safety? देखिए, आप इन बच्चों की आवाज़ सुन रहे हैं और जब इन आवाज़ों को ये कह के नकार दिया जाता है कि भाई ये तो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये राजनीतिक दलों के आवाज़ें हैं, तो आप खुद ही जज कीजिए कि क्या है सच, क्या है गलत. आपका क्या नाम है? My name is Fardeen. I am a 4th-year double major student at Brack University. I have been active since the 16th of July, and that is the date most private universities chose to join the mass protest. Fardeen, the thing is right now moving forward, how do you see कि बांग्लादेश की दशा दिशा क्या होगी? What kind of Bangladesh are you imagining? और क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी भी स्टूडेंट्स का कोई फ्रंट बना है, पॉलिटिकल फ्रंट. बीएनपी जमात की भी सरकार पहले बनी थी, उस दौरान भी कई सारी ज़्यादतियाँ हुई थी. तो अगर यही 2 पार्टियाँ चलती रहेंगी, बांग्लादेश का भविष्य कैसा होना चाहिए और कैसे बदलेगा? So first of all, the things that we expect as students are things that were absent during the Hasina regime. Things such as freedom of speech, which is so fundamental to the way that we live. I assume that you have interviewed Mr. Shahidul Alam, who was arrested during the 2018 protests, just for standing for the students that were protesting for their rights on the roads so that they don't die when they cross the roads to go to school. For situations like that, he has been arrested, and so many more reasons. So preserving the fundamental right to speak is something that we as students hope that is going to be present in Bangladesh 2.0. Moreover, we want free and fair elections. That has been constantly disputed by many international bodies over the election that has happened over the last decade. आपको इस इलेक्शन में वोट करने का अधिकार था जो जनवरी में इलेक्शन हुए थे? Yes, I did vote in the election during January. Yes. लेकिन आपको लगा कि आपका वोट जो है वो जाया गया? So, for example, I live in the capital where things are much more preserved. The dignity and the sanctity of the elections are much more preserved. But Bangladesh is a lot more than just Dhaka. There has been a case where last election, not this one in January, where my friend got a message where he found out that his late grandfather has voted for an election. How is that possible? So situations like मतलब ग्रैंडफादर, उनके दादाजी जो स्वर्गीय हैं, उन्होंने वोट डाल दिया था. how is that possible? So Hotline. exactly. So cases like this is not new and is not rare. It is very common, and that is happening more so outside Dhaka, where the international press has a very less reach. आपका नाम बताइएगा. I am Imul Islam Shourab. The thing you asked, who would be the replacement? For me, till 18th July, I was hopeful that the government would not do something like this. They won't kill students. I was trying to convince them. I have faith in government because I believe that they wouldn't kill students. They could arrest them, they could try to oppress it, but they wouldn't kill. When on 18th July they started killing them, I joined the movement. In Uttara, there are several people like me who are trying to bring peace in the city.
who are trying to convince the both parties that don't kill them, don't make it violent. But people are asking us, who is the replacement? If not Hasina, then who? Then one of my uncle, I went to him and he said, Imrul, after 1975, when the Sheikh Mujib died, no one thought Major General Jia would be the president. He was not in the list, but he became the president of this country. And when the Sheikh Hasina would go down, if she go down, there would be someone who would take the post and who would become the head of this state. But is that someone a better option? अच्छा विकल्प है कि नहीं? और आपको आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या असर पड़ रहा था? ऐसा क्या था जो आप नहीं कर पा रहे थे शेख हसीना के रूल के दौरान? We couldn't talk about politics in tea stalls. We couldn't talk about politics in even in your classrooms. There are CCTVs. There are teachers. Teachers were also afraid of it. They're like, don't talk about this. We both would be in trouble. बताएं आप सब कॉन्टिनेंट में हैं, उपमहाद्वीप में हैं, लेकिन चाय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं. ये तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है. I would like to add something. There might come any other parties. There could be BNP, that could be Jamaat, that could be Hafazat Islam, but we gave them a message that we started with 4 and we stopped at 4 lakh, and we shall do it again if someone tries to do this to us again. आपका क्या नाम है? My name is Tamim. तमिल आप हिंदी बोलते हैं? Not necessarily. थोड़ी बहुत हिंदी में बोल दीजिए. ये बताइए कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद में एक अभी ऐसा दौर भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर अब जैसे शेख मुजीबुर रहमान के उनके रेजिडेंस म्यूजियम को जला दिया गया, कुछ स्टैचूज़ को गिरा दिया गया. क्या बांग्लादेश की इतिहास को मिटाया जा सकता है इस तरीके से? क्योंकि वो तो इतिहास है ना, उस इतिहास को आप इरेज कैसे करेंगे? वो इतिहास नहीं मिटा जा सकता. It can be erased because that's well documented. But then again, the history that we've been taught for 15 years, that's not an accurate history. That's a fabricated one. That's something we've been taught to glorify certain groups of people. There were other leaders like Maulana Bhasani, there was Tajuddin Ahmed, and there were multiple figures that contributed to the freedom of our country. Mujib was the central figure, I get it, but for 15 years they have fed us a fabricated version, and I think this vandalism of Sheikh Mujib's residence or the museum or the statues falling was not because of Sheikh Mujib's legacy. This was because of his daughter's legacy and the actions his daughter committed throughout these 15 years. तो आपको लगता है कि आगे चलकर जो है स्टूडेंट्स के अंदर से एक अच्छा नेतृत्व मिल सकेगा? क्या बांग्लादेश सेक्युलर इंक्लूसिव बना रहेगा? Hopefully, and students के अंदर से ही निकलेगा. We can hope for that. And if we look at the present state of the country, we are seeing students taking the lead. You go to TSC, Dhaka University, they're collecting the reliefs and the funds and then distributing to Feni, where the flood is affected. And if you look at other sectors, then among the advisors, there are 2 of our students, and those 2 ministries are functioning pretty well. So we can really hope, we can be hopeful. एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोग यूथ हैं और इंडिया के लिए बांग्लादेश उतना ही ज़रूरी है जितना बांग्लादेश के लिए इंडिया ज़रूरी है. गुस्सा बहुत है, इंडिया को रह कर विलेन पेंट किया जाता है. शेख हसीना अभी इंडिया में ही हैं. कितने नाराज़ हैं, कितने क्रोधित हैं आप लोग? क्या इंडियन यूथ के साथ आप लोगों की दोस्ती है या आप लोगों के दिल में बहुत उनके खिलाफ जो है शक व शुबा है? हमारी कोई इंडिया की पीपल के साथ कोई दुश्मनी हमारी नहीं है. इंडिया की इंस्टीट्यूशन के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है. ये दुश्मनी और जो क्रोध की आप बात कर रहे हैं, जो दुश्मनी की आप बात कर रहे हैं, वो है इंडिया की वो फॉरेन पॉलिसी की, जिस पॉलिसी के वजह से हमारी फेनी में जो फ्लड की बात हमारी दोस्त ने मेंशन की, वो फ्लड हो रही है. मैं इंडिया की सरकार तो ये कह रही है और वो रीज़न भी दे रही है कितनी, क्योंकि त्रिपुरा में भी लोग मारे गए हैं, वहाँ पर हमारा भी इतना नुकसान हुआ है कि वो बारिश के वजह से जो है वो फ्लड गेट्स खुले थे. जो बात यहाँ हाई कमिश्नर ने आपके चीफ एडवाइज़र को भी बताया. जैसे मैंने बताया, हमारी पीपल के साथ, भारत की पीपल के साथ, भारत की जनता के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है. और हम ये मानते हैं भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत का जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, स्पेशली वो सरकार की जनता की सरकार नहीं है. ये सरकार बेसिकली एक रेजीम जैसा शेख हसीना ने कायम की थी वही रेजीम कायम करना चाहता है. वही एक आदर्श को, वही एक फैसिज्म को पैदा कर रही है, उसी को लालन कर रही है. जिस फैसिज्म की आउटबर्स्ट होगी महात्मा गांधी की स्कल्पचर तोड़ना. ये सब कॉन्टिनेंट, मैं एक फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, सो मुझे पता है एक चीज़ कि हमारी सब कॉन्टिनेंट में आइकॉन कभी एक वजह से नहीं रहा. हम आइकॉन को छोड़ देते हैं.
हम आइकॉन को रोक देते हैं, हम आइकॉन को तोड़ डालते हैं। जैसे शेख मुजीब को एक आइकॉन बना के उस आइडिया को एक नारिश करके अदर फ्रीडम पूरा 1971 को क्वेश्चन किया गया है, सिर्फ उसी तरह से इफ भारत की इस फॉरेन पॉलिसी हमारी ऊपर ये आग्रासन करता रहे तो भारत भी टूट सकती है। चलें आप The thing is, the rage you are talking about. When you say we and Bangladesh and India are friends, friends are supposed to complement each other. And you know, when we are having deals and other contracts, that should benefit both the countries, right? But you know, in case of Tista Dam and other things, when India feels that it's in their interest, they just open it. They feel it's in their interest, they just close it. They don't. The last government also, Sheikh Hasina also, you know, every time tried to make this Tista Dam project contract work and also other dams, but India has never done that. India has always, you know, delayed this contract for some reason. बट इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरल सेटअप। इंडिया में जहाँ सेंटर तैयार है तो वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तैयार नहीं है। उनकी अपनी घरेलू राजनीति की भी प्रॉब्लम्स है। इट्स नॉट नेसेसरली अ फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम। That's obviously true. But when you are having this one discussion throughout 15 years in every meetings of the PMs, I think after 15 to 16 years of discussion, there should be something fruitful that benefits both the countries. But still, it has only benefited India, not our country. लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में कई दशकों बाद हुआ था। लगभग उसमें जो है जो ऑनक्लेव्स एक्सचेंज हुए थे वो बहुत सालों बाद हुए थे। तिस्ता एक बहुत सेंसिटिव संवेदनशील पानी शेयरिंग का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। आप लोग क्योंकि आर्टिस्ट्स भी हैं, आर्ट के ज़रिए डील करते हैं, कोई पोइट्री, कोई गीत जो रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ जब हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें आप में से कोई? I want to add one point. One of the recently, one political leader in India said that our friendship with Sheikh Hasina has been for so long, and we can't destroy that friendship because then there would be question about India's trust in people in other countries. I just want to send one message to the Indian media that India's friendship should not be with an individual person. It should be with the country. It should be with us, with the people of the country, and that's who the India should be like befriending, and not one singular person that they're sheltering right now. ठीक है, इनको लगता है तो माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, वो लोग लेकिन इंडिया के हैं। मैं आई वॉज बॉर्न इन बांग्लादेश, मैं यहीं पढ़ी पली बड़ी हूँ, लेकिन हम लोग के घर में एक चीज़ सिखाया जाता था बिकॉज माई पेरेंट्स वर इंडियन मुस्लिम्स। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी क्या फेस करती है, हिंदू कम्युनिटी क्या फेस करती है। हम लोग बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं, वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म, वी बिलीव इन ऑल ऑफ द कम्युनिटीज़। हम लोग के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इंडिजिनस कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़ के हम लोग साथ हैं। ये हम लोग की बिलीव्स। लेकिन हिंदू कम्युनिटीज़ भी देखिए अटैक्स की खबरें एग्जैजरेट हुई हैं, लेकिन खौफ तो है। यहाँ बहुतों से बात की है हमने, जिनमें से काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि घर में बातचीत हो रही है, दैट शुड बी मूव आउट। So this is not, we want people to understand that this is not a student thing. This is definitely not a student thing, and हम लोग सब students उन लोग को protect करने की कोशिश करते हैं, because I can say the same about my Indian Muslim family. I still have my khalas, my mamas, वो लोग वहीं पर ही रहते हैं। बातें बहुत हो गई, अंत में किसी की तरफ से कोई पोइट्री या कोई रेवोल्यूशन का गीत जो आप करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि आप लोग इंडिया से है, I think during this whole movement, one poem from someone Indian during the JNU movement, that was सब कुछ याद रखा जाएगा, वो हमारे आंदोलन में भी आया। हमने उसका बांग्ला ट्रांसलेशन की, एंड थ्रू आउट द मूवमेंट वी हैव डन दैट पोएट्री। सो या आई थिंक मैं हिंदी वाला ही थोड़ा सा सुना देता हूँ। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो, हम दीवार फाड़ लिखेंगे, तुम फिर लिखो, हम हैं तैयार लिखेंगे, तुम हमें कातिल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कातिल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सर को दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से बोलेंगे। और आखिर में जो कहना चाहूँगा, वन ऑफ आवर पोएम्स फ्रॉम 1971 that was towards the Pakistani regime, and our students have proved that in this country, in the land of liberation war, no one can do fascism. So if someone wants to hindrance our development and stop Bangladesh from going forward and stop our democracy, তাদের জন্য বাংলা একটা লাইন,
তুমি আমার আকাশ থেকে সরাও তোমার ছায়া, তুমি বাংলা ছাড়ো। থ্যাংক ইউ। क्या बात है। तो सब याद रखा जाएगा और ये क्रांति जो है आगे चलकर ये इससे इतिहास की कौन सी इमारत बनेगी, वो इमारत पक्की होगी कच्ची होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इन सारे स्टूडेंट्स को आपने सुना, साफ गोई से इन्होंने बात रखी, भारत को भी संदेशा दिया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।